अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अनसीन हीरोज ऑफ आईवीएफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। सामने जब हम काम कर रहे होते हैं, पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा होता है, इसलिए एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हमारा नाम होता है। लेकिन ये वन मैन फोर्स नहीं होती है, इसमें पूरी टीम होती है जो बैक ऑफ द काम कर रही होती है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट होता है जो कि लैब का सारा काम करता है। आज हमारे साथ हैं काशिफ अहमद। 7 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इनका एम्ब्रियोलॉजी का। मैंने गायनिकोलॉजी आप तक पहुंचा दी। एम्ब्रियोलॉजी पहुंचाने के लिए बेहतर है कि जो बंदा फील्ड का है हम उससे बात करें। जी काशिफ अहमद, मुझे ये आपसे पूछना है कि एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप स्पर्म सिलेक्शन और एग सिलेक्शन को क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है? हमने तो आपको एग निकाल के दे दिए, स्पर्म पेशेंट ने सैंपल दे दिया, अब आपका रोल शुरू होता है। आप क्या ऐसे उसमें करते हैं स्टेप्स कि जिससे हमें उन अंडों और स्पर्म से मिलने वाला एम्ब्रियो ज़्यादा हेल्दी हो और ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियो मिले ताकि बैंक अच्छा बने? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैला। मेरा नाम काशिफ़ अहमद है और मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी का। इस 7 सालों में मतलब जिन-जिन लोगों ने मुझे काम सिखाया, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो कि अभी लाइफ़ लॉन्ग चलेगा। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, जो कि बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है कि एक अंडे की क्वालिटी और एक स्पर्म की क्वालिटी कितना मैटर करती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। देखें डॉक्टर नैला, आपका काम ओटी तक होता है कि आपने हमें जो है एग्स प्रोवाइड कर देने होते हैं। आपने बेसिकली हमें फॉलिकल फ्लूइड प्रोवाइड करना होता है, उसमें से हमने एग को तलाश करना होता है, सर्च करना होता है। तो हमारा काम वहीं से शुरू होता है। सेम डे पे हस्बैंड ने भी सैंपल लिया होता है, उसको भी हम स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन पहले मैं अंडे की तरफ आऊँगा, फिर मैं स्पर्म की तरफ आऊँगा। जैसे ही अंडा हम उसको देखते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये एक नॉर्मल अंडा है या एक अबनॉर्मल अंडा है। वो हमारा एक और तरीका होता है जिसमें हम अंडों की सफाई करते हैं, उसके ऊपर से क्यूमुलस सेल्स को हम रिमूव करते हैं। वो हमारा एक छोटा-सा प्रोसीजर होता है बिफोर इक्सी। जैसे ही हम इस प्रोसीजर से अंडों को गुजारते हैं, क्यूमुलस सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, अंडे की सफाई जो हो जाती है, तो उसके बाद हम अंडे को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये जो है एबनॉर्मल है, नॉर्मल है या मैच्योर है। हाँ, मैच्योर है, किस तरीके का अंडा है। उसमें तकरीबन मतलब काफ़ी तरह की मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं एक नॉर्मल अंडे में भी। सबसे पहले तो एबनॉर्मल अंडों को हम साइड पे कर देते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे जीवीज़ आते हैं, ये हमारी साइंटिफिक टर्म्स होती है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है M1X। ये इमेच्योर oocytes हैं जिसको हम जो है फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते, इनके अंदर हम स्पर्म नहीं डाल सकते। चौथे नंबर पे जो हमारे काम के अंडे होते हैं M2 मैच्योर oocytes। इसमें भी डिफरेंट हम उनको कैटेगोरिकली उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये पुअर है, ये एवरेज है या ये गुड लुकिंग oocyte है। तो मतलब ये हमारी तब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है बिफोर इंसर्टिंग द स्पर्म। तो ये भी कोई 10 से 12 किस्म की इनकी क्लासिफिकेशंस हैं एक मैच्योर oocytes की कि वो पुअर है, एवरेज है या गुड है। दूसरे नंबर पे मैं स्पर्म की तरफ आऊँगा कि स्पर्म सिलेक्शन हमारी कैसी है। देखें, जैसे जब हमें रॉ सीमन उसका हस्बैंड जो सैंपल प्रोवाइड करता है, हम उसको अपनी जो हमारी छोटी लैब होती है जिसको हम एंड्रोलॉजी कहते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसको हम 1 या 2 मेथड से गुजारते हैं। उनका साइंटिफिक नेम है या डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है, या एक दूसरा मेथड है उसको हम स्विम अप कहते हैं या उसको अंडरले भी कहते हैं। उससे ये होता है कि हमें मोटाइल स्पर्म मिलते हैं, हेल्दी स्पर्म्स, हेल्दी एक्टिव स्पर्म, मोटाइल स्पर्म्स। स्पर्म, मैक्सिमम मोटाइल स्पर्म। उसको फिर हम जैसे सैंपल प्रिपेयर हो जाता है, फिर हमने इक्सी की प्रिपरेशन करनी होती है। इक्सी में ये होता है कि हमने स्पर्म लोड करने होते हैं, फिर वहाँ से हमारी स्पर्म सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ये अब बहुत क्रिटिकल स्टेप है। बिल्कुल, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है टू मैक्सिमाइज़ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अंडे का साइज़ 200 टाइम्स बड़ा होता है और स्पर्म 200 टाइम्स छोटा होता है। स्पर्म सिलेक्शन बेसिकली इनका रोल होता है। अगर अच्छा स्पर्म अंडे के अंदर जाएगा तो ज़्यादा एम्ब्रियो बनेगी। अब काशिफ साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से ये सीमन प्रिपेयर्ड में से एक हेल्दी स्पर्म को सिलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर नैला, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आम जो हमारी फील्ड होती है ना, वहाँ हम ये माइक्रोस्कोपी जब हम कर रहे होते हैं, ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमने हमारे सामने से काफ़ी स्पर्म गुजर रहे होते हैं, मतलब 100 ऑफ स्पर्म्स। जब पेशेंट सैंपल लेते हैं तब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और जब हम इक्सी करते हैं तब 100 ऑफ 100 ऑफ स्पर्म्स स्पर्म्स होते होते हैं। हैं। तो ये वो स्पर्म है जो कि सारे मोटाइल हैं,
सारे फॉरवर्ड जा रहे होते हैं। अब हमने इनमें से उनको दी हेल्थीएस्ट को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। अब हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको जितना अच्छा अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने उनका हेड देखना होता है। अब ये हम मूविंग स्पर्म है, स्पर्म मूव कर रहा होता है और मूविंग प्रोसीजर के दरमियान हमने स्पर्म सेलेक्ट करना होता है। हमने उनका हेड देखना होता है, उनके सर का साइज़ कैसा है, उनका मिड पीस कैसा है, उनकी टेल कैसी है। ये तीनों चीज़ें देखते हुए हम एक गुड लुकिंग स्पर्म सेलेक्ट करते हैं। हेल्दी स्पर्म। हाँ, ज़्यादा बड़े हेड वाला स्पर्म अंडे को उतनी एफिशिएंटली फर्टिलाइज़ नहीं करेगा। फर्ज़ करें फर्टिलाइज़ कर भी दिया किसी नॉट गुड लुकिंग स्पर्म ने, तो एम्ब्रियो में एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपर्टीज़ को देखते हुए, फिर अपना जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए हमने एक गुड लुकिंग स्पर्म को सेलेक्ट करके एक अंडे के अंदर डालना होता है। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि अगर हमारे पास 100, 200, 300 स्पर्म है ना, अगर उनमें से एक भी नॉर्मल स्पर्म ने, हमने उसको एक को ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे वो एम्ब्रियोलॉजी का रोल आ जाता है कि सिलेक्टिंग द एक्सीलेंट आउट ऑफ बेस्ट, कि आपको मिलियन ऑफ स्पर्म देख दिए गए, आपने उनको रिक्रूट किया, उनको वो साफ किया, उनमें से मोटाइल हंड्रेड्स को, और अब आपने हर अंडे के अंदर मेक श्योर करना है कि सबसे हेल्दी स्पर्म जाए ताकि डेवलपमेंट अच्छी हो। अब इसमें आपने अपनी कोशिश में मैक्सिमम अच्छा स्पर्म डाल दिया, उसके बावजूद भी 100% एम्ब्रियो हमें नहीं मिलेगा। 70% तक हमारे पास एम्ब्रियो और 50% तक बहुत अच्छे एम्ब्रियो मिलेंगे, जो आपका बैंक बनेगा और आगे जाके आपके जो बेबीज है उनमें कन्वर्ट हो। आईवीएफ एक बहुत टेक्निकली साउंड स्टेप होता है। इसमें अगर 10 स्टेप्स हैं तो 10 स्टेप्स पे एक्सीलेंस चाहिए। अगर कहीं पे भी एक्सीलेंस कॉम्प्रोमाइज होती है तो रिजल्ट ड्रास्टिकली डाउन आता है। काशिफ साहब हमारे साथ हैं। अब अगली हमने इनसे बात करनी है। काशिफ साहब, आपका जो स्पर्म्स आप लोग साख्त के हिसाब से देख रहे होते हैं, उसको साख्त को चेक करने का एक खास तरीका होता है। आप स्टेन करते हैं, जो कि यूजुअली आम जो लैब्स होती हैं वो उनकी हम मॉर्फोलॉजी पे रिलाई नहीं करते। मेरे पास में पेशेंट आते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप किसी सैंपल कोशिश करें किसी आईवीएफ लैब से। तो मॉर्फोलॉजी जो कि आपको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करके वो 4% के ऊपर ले आए हैं, बिल्कुल। इस पे मुझे थोड़ा सा बताएं कि अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 100% में से सिर्फ 4% नॉर्मल है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि क्या वो जो 4% आप लोग दे रहे होते हैं वो स्ट्रिक्टली 4% होते हैं, या उसमें मजीद जो है वो नॉर्मल होते हैं, और इसमें जो आज जिन स्पर्म्स को आप नॉर्मल कह देते हैं वो क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं कि आप कह देते हैं कि ये स्पर्म नॉर्मल? जी डॉक्टर नारा, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है, जो कि अक्सर जो डायग्नोस्टिक लैब्स है ना, इसको जो है बड़ा गलत रिपोर्ट करती हैं। बिल्कुल 50-50% बिल्कुल, नॉर्मल आए होते बिल्कुल। हैं स्पर्म, जो कि हाँ, एक मतलब आउट ऑफ द ब्लू है, मतलब ऐसा कोई सीन है ही नहीं नहीं कि है, 50% एक पेशेंट की, एक नॉर्मल हेल्दी मेल की जो है मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी 50% हो। 50%। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के मुताबिक एक नॉर्मल मॉर्फोलॉजी 3% से लेके 14% तक हो सकती है। इससे कम अगर होगी वो अब नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा किसी सूरत हो ही नहीं सकती। तो जब हम वैसे ही एक रैंडमली एक कपल का या एक हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने जैसे वो सैंपल लेता है उसका हम मोटिलिटी देखते हैं, उसकी मोटिलिटी से पहले उसकी जो है काउंट कितना है वो देखते हैं। तीसरा जो सबसे क्रूशियल स्टेप है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। साख्त basically। हाँ बिल्कुल, उसमें हमने उसकी स्टेनिंग करनी होती है, मतलब उसको थोड़ा सा हमने उसको कलराइज्ड कर देना होता है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें उसको अब नॉर्मल और नॉर्मल स्पर्म से। मतलब सिंपल स्लाइड में वो अपनी बिल्कुल, फैसला कर सकते बिल्कुल सिंगल स्लाइड से हमने 100 स्पर्म काउंट करने होते हैं, 100 स्पर्म काउंट करने होते हैं। हैं। उसमें से हमें 3% में मिल सकते हैं, 5% में मिल सकते हैं, 7% में मिल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें 15% स्पर्म नॉर्मल स्पर्म मिल गए हों। ऐसा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रॉन्ग रिपोर्ट। बिल्कुल रॉन्ग रिपोर्ट है। तो हमने ये बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, इसमें हमने अपनी मैक्सिमम एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए स्पर्म को उनकी मॉर्फोलॉजी उनकी देखनी होती है। तो मतलब हम देखते हैं उसका हेड कैसा है। अरे हेड में भी 2 चीज़ें हैं, उसका एक्रोसोम पार्ट है और पीछे जो हेड का दूसरा, ओवल पार्ट। हाँ, हाँ, उसके पीछे आता है उसका मिड पीस, और सबसे जो लास्ट पे आता है उसकी टेल। तीनों चीज़ें एक रेंज में होंगी, प्रॉपर होंगी, तो फिर ही वो स्पर्म नॉर्मल होगा। मतलब अब एक स्पर्म का जो एक्चुअल साइज़ है ना फ्रॉम हेड टू टेल, वो तकरीबन 60 माइक्रोमीटर है। इसमें हेड का ऑलमोस्ट 5 माइक्रोमीटर होता है, 2 माइक्रोमीटर की उसका जो मिड पीस होता है, और ऑलमोस्ट
50 माइक्रोमीटर उसकी टेल होती है। ये सबको अगर कंबाइन करें तो एक नॉर्मल स्पर्म का जो साइज़ होता है ना वो 50 से 60 माइक्रोमीटर तक होता है। अब उसके हेड में डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं, मिड पीस में डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं, टेल में डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया है उसकी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं टेरेटोस्पर्मिया यानी साख्त में मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है। अब ये देखा गया कि 3% अगर आपकी मॉर्फोलॉजी से कम है तो हम कहते हैं कि आप डायरेक्ट इक्सी पे चले जाएं और नेचुरल में चांसेस कम हो जाते हैं। ये हमें एक्चुअली ये गाइड करता है। तो आप मुझे ये बताएं, जब आपका वो एबनॉर्मल सैंपल आपके पास आ जाता है जिसमें मॉर्फोलॉजी कम है, तो आप तो स्टेन नहीं कर रहे, उसको स्टेन किए बगैर वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या चांसेस होता है कि कोई एबनॉर्मल स्पर्म सिलेक्ट हो जाए, या वो 100% होता है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल ही हो? देखें डॉक्टर नाला, ये इक्सी का जितना भी प्रोसीजर है ना, हम उसकी अपीयरेंस कैसी है उसके बेस पे कर रहे उसके होते बेस पे हैं। कर। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें भी लिमिट करता है। जिस तरह हमें नहीं पता कि ये जो नॉर्मल स्पर्म है इसका डीएनए मटेरियल कैसा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है या नॉर्मल है, ये हमें नहीं पता होता। फ़र्ज़ करें एक नॉर्मल कपल आया, फीमेल नॉर्मल है, मेल की रिपोर्ट नॉर्मल है, हमने नॉर्मल स्पर्म से इक्सी की, उसकी एग फर्टिलाइजिंग हुई, उसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के जहन में आती है वो सबसे बड़ी वजह उसके जो स्पर्म की अबनॉर्मलिटी हो सकती है। फ्रेगमेंटेड हाँ, डीएनए फ्रेगमेंटेड डीएनए, उसका डीएनए तो उसके अंदर मौजूद है लेकिन वो नेकेड आई से नजर हाँ, नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकता क्योंकि स्पर्म इतना अंडे को आप देख सकते हैं, अंडे का अगर साइज़ जो बड़ा होता है वो एक रेत के ज़र्रे से थोड़ा सा छोटा होता है, वो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एक स्पर्म को नेकेड आई से देख सकें, और माइक्रोस्कोप में भी आपको हाई मैग्नीफिकेशन से ही उसको देखना पड़ता है। नहीं, ये आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिल्कुल, उसको वो कर बिल्कुल, सकते हैं, और वो भी लिमिट करता है बिल्कुल। आपको। अब जैसे कि आपने ट्रेटोज़ोस्पर्मिया के बारे में बताया, उसमें हो सकता है हमें सारे स्पर्म ही अबनॉर्मल मिले। 3% से 4% से नीचे मॉर्फोलॉजी वाले को हम ट्रेटोज़ोस्पर्मिया रिपोर्ट करते हैं। अब उसमें हमें कुछ चांसेस होते हैं नॉर्मल स्पर्म मिले, बाज़ का हमें नॉर्मल स्पर्म उसमें भी नहीं मिलते, 1% भी नहीं मिलते हमें। तो उसमें हमने जो कहते हैं फिर भी हमारी एक्सपर्टीज़ आती है, उसमें भी हमारी एक्सपर्टीज़ है। हमने जो जितने भी स्पर्म हैं अवेलेबल स्पर्म हैं उनमें से जो मैक्सिमम नॉर्मल स्पर्म है ना, वो हमने सेलेक्ट करके उससे हमने इक्सी करनी होती है। ये हमारा प्रोसीजर होता है। अच्छा जी, काशिफ साहब माशाल्लाह हमारी टीम का पार्ट हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इनके साथ एम्ब्रियोलॉजी की जो इनसाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहा करेंगे, और आपको हम लाइव फुटेजेस दिखाएंगे कि हमारी बैक पे जो अनसीन हीरोज होते हैं वो किस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है वो दुनिया ही अलग होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये जब बंदा कोई 20 एक्स किसी करके निकलता है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जब वो वापस आता है तो उसे लगता है कि ही हैज केम टू सम अनदर वर्ल्ड। तो इनके साथ बात होती रहा करेगी। फर्दर आगे मजीद कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम इनके साथ बात करते रहेंगे, आप तक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस लेके आते हैं।